हेलो स्टूडेंट्स। मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसमें जनरली हम थ्री टाइप्स की जो प्रॉपर्टी हैं उनको डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स एडिशन के केस में भी हमने इसी वे में प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। आज भी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की थ्री इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ, सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और थर्ड कॉम्यूटेटिव लॉ। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होंगे आज हमारे पास, उनको आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें मैट प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो एसोसिएटिव होता है। मैट्रिक्स एडिशन भी हमने कहा था एसोसिएटिव होता है। एडिशन की जब हमने बात की थी तब हमने कहा था कि ए में बी को ऐड करें फिर सी मैट्रिक्स ऐड करें, या पहले बी और सी को ऐड कर लेते हैं और फिर उसमें हम ए ऐड कर लेते हैं, तो दोनों वैल्यू सेम होती है। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि हम इस रिजल्ट को यूज करते हैं। इसी वे में मैट्रिक्स एडिशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी एसोसिएटिव होता है। तो सिंपली क्या है, यहाँ हमारे पास पहले एडिशन था, अब एडिशन के प्लेस पर यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो इफ ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m by n by p एंड p by q रिस्पेक्टिवली। ध्यान दें, एडिशन के केस में हम कह रहे थे कि जो मैट्रिसेस हैं उन सभी मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, लेकिन यहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में हम ए बी सी का जो ऑर्डर है m by n by p और p by q कह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब हम टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो a इंटू बी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ रोज हैं वो इक्वल होने चाहिए। अगर सेम है तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ देखें, यहाँ भी n आप देख रहे हो, यहाँ भी n देख रहे हो, क्योंकि ये a मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ये b मैट्रिक्स का ऑर्डर है और ये c मैट्रिक्स का ऑर्डर है। जब आप a इंटू बी फाइंड आउट करोगे तो a इंटू बी फाइंड आउट करोगे तो पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए, तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी में जब ए बी आ जाएगा तो ए बी जब मैट्रिक्स आएगा, ए बी मैट्रिक्स, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m बाई पी। ए बी जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, m बाई पी। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब प्रोडक्ट आएगा ए बी, उसका ऑर्डर क्या आएगा, m बाई पी। और जब उसको c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, p, और c में कितने नंबर ऑफ रोज होंगे, p। तो इसका मतलब ए बी इंटू सी भी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव कहते हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि जो एबीसी मैट्रिसेस कह रहे हैं उनका जो ऑर्डर होगा वो हम इस वे में कहेंगे कि जो मल्टीप्लिकेशन है, ए बी कहें या ए बी इंटू सी कहें या बी सी कहें, ए इंटू बी सी कहें, उनकी मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो। और इस वे में हम कहते हैं कि ए बी, ए और बी को मल्टीप्लाई किया, फिर जो मल्टीप्लिकेशन आएगी उसको सी से मल्टीप्लाई करें, या पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करें, जो वैल्यू आएगी बी और सी की उसको ए से मल्टीप्लाई करें। तो ये दोनों वैल्यूज जो होंगी वो हमेशा सेम रहेंगी, ऑलवेज सेम होती हैं ये। इसीलिए हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैट्रिसेस के केस में जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो भी होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसमें हम क्या कहते हैं, ए मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m बाई n, ए मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m बाई n, और बी एंड सी मैट्रिसेस हैं ऑफ ऑर्डर n बाई p। ये ऑर्डर इसलिए है ताकि जो हम आगे जो डिफाइनिंग है वो होल्ड करे डिफाइनिंग, कि हम क्या कहते हैं, ए इंटू बी प्लस सी कहें या ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी कहें, दोनों की वैल्यू ऑलवेज सेम हो। जो ये ऑर्डर लिया गया है वो इस वे में देखो, ए जो मैट्रिक्स है, ए जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है मेरे पास वो क्या है, m बाई n। और ये जो b प्लस सी है, b प्लस सी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर मेरे पास क्या है, n बाई p, n बाई p। तो इसका मतलब a इंटू बी प्लस सी में पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज इक्वल हो जाते हैं। तो इसका मतलब जब मैं इस पार्ट को सॉल्व करूंगा तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, m बाई p आ जाएगा। तो इसीलिए इनके जो ऑर्डर है वो जो डिफाइनिंग है, इस ऑर्डर का आपने ध्यान रखना है।
ये नहीं याद रखना कि पहले का m/n कहना है, दूसरे का n/p कहना है। अल्फाबेट कुछ भी यूज कर लो, बस ये ध्यान रखना जो यहाँ लिखोगे, मान लो यहाँ आपने L लिखा है तो यहाँ भी आप L लिखोगे, L/K कह सकते हो। M और P कुछ भी हो सकते हैं, बस यहाँ जो लिखेंगे और यहाँ जो लिखेंगे ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी हम क्या कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। वेरीफाई दैट, जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है उसके लिए एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये आपने प्रूव करना है। गिवन है ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स एंड सी मैट्रिक्स, तीन मैट्रिसेस जो है वो गिवन है हमारे पास, और हमें a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए आप देख रहे हो क्या है, a इंटू बी प्लस सी, तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, b प्लस सी, यानी ये जो टू मैट्रिसेस हैं इन टू मैट्रिसेस को ऐड करेंगे, b प्लस सी, और ये b मैट्रिक्स प्लस ये c मैट्रिक्स ऐड करना आपको पता है, दोनों का ऑर्डर क्या है 1 2 1 2 3 2/3, और इसका ऑर्डर भी क्या है 2/3, इसका मतलब हम इनको ऐड कर सकते हैं। एडिशन कन्फर्मेबल होगा, मतलब एडिशन हम इनको कर सकते हैं ऐड, और ऐड करने के लिए आपको बताया गया है कि कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो एलिमेंट होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन मतलब ये 1 है और ये 1 है, 1 + 1 2 आ जाएगा, ये 2 है और ये 0 है। कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, 2 और 0 ऐड करोगे तो 2 + 0 2 हो जाएगा, फिर 3 + 1 3 + 1 4 आ जाएगा, फिर यहाँ 0 है और ये 2 है, 0 + 2 2 हो जाएगा, 4 + 3 4 + 3 7 हो जाएगा, 5 + 0 5 हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है b + c, ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है b + c। अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस सी, ए मैट्रिक्स क्या है 1 2, और b + c की वैल्यू आपने सॉल्व की है वो ये जो मैट्रिक्स है 1 2, ए जो मैट्रिक्स है, अगर आप इसका ऑर्डर देखेंगे तो इसका ऑर्डर क्या है, सिंगल रो है, 1 रो है और 2 कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर क्या है 1/2। और जो ये b + c मैट्रिक्स था इसका ऑर्डर क्या है, कितनी रोज हैं 1 2, 2 रोज हैं, 1 2 3 3 कॉलम्स हैं, यानी 2/3। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 1/2, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/3, यानी पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स, पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं, और इक्वल है तो इसका मतलब इनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो मैट्रिक्स आएगा, ये जो मैट्रिक्स आएगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 1/3। जब इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करोगे तो जो ये सेम वाला पार्ट है इसको स्किप कर दो, बाकी क्या रह जाता है 1/3, यानी ये जो मैट्रिक्स आएगा ये क्या आएगा 1/3। 1/3 का मतलब 1 रो 3 कॉलम, और 1 रो 3 कॉलम मतलब क्या बनता है C11 C12 C13, यानी इसको वैसे लिखना नहीं है, मैं वैसे ही लिख के बता रहा हूँ कि ये जो वैल्यू आती है वो क्या आती है C11 C12 C13 1/3 ऑर्डर का। अब मैं जो C11 है, वैसे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इनकी मल्टीप्लिकेशन लास्ट लेक्चर में हम डिटेल में कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ। C11 का मतलब क्या होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी फर्स्ट रो है, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट कॉलम से, कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस को ऐड करते जाएंगे, 1 × 2 1 × 2 2 2 × 2 4 2 + 4 2 + 4 6, वैसे यहाँ लिख के दिखाया। अब आप चाहो तो प्रैक्टिस होने के बाद डायरेक्ट भी लिख सकते हो। फिर क्या करोगे फर्स्ट रो को फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे C12 जो एलिमेंट आना है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 1 × 2 2 2 × 7 14 2 + 14 16, डायरेक्ट लिख सकते हो, या पहले 2 + 14 लिख लें फिर उसको 16 लिख दें। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, ये है 1 2, ये है 4 5, 1 × 4 4 2 × 5 10 4 + 10 4 + 10 14, तो ये मेरे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या आ गई, एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है 1/3, एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है 1/3 6 16 और 14, तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है।
अब हम राइट हैंड साइड सोल्व करने के लिए ए बी और ए सी फाइंड आउट करेंगे और फिर उनको ऐड कर देंगे तो वो राइट हैंड साइड आ जाएगी। और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पहले अब हम ए बी फाइंड आउट कर रहे हैं, ए इंटू बी। पहले मैट्रिक्स ए लिखेंगे फिर मैट्रिक्स बी लिखेंगे। अब ये जो पार्ट है अब हमारी प्रैक्टिस है तो कोई जरूरत नहीं है इसको आप बार बार लिखना, डायरेक्ट फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 0 0, 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 4 8, 2 प्लस 8 10 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 5 10, 3 प्लस 10 13 आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ए इंटू बी। अब मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, ए इंटू बी फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए इंटू सी। पहले मैट्रिक्स ए लिखेंगे फिर मैट्रिक्स सी लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये पार्ट मेंशन करना हो तो करें, अदरवाइज 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 1 प्लस 4 5 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 3 6, 0 प्लस 6 6 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 0 0, 1 प्लस 0 1। तो ये मेरे पास ए सी आ जाएगा। ये मेरा क्या है, ए बी, और ये मेरा क्या है, ए सी। और मुझे अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड, ए बी प्लस ए सी ऐड करेंगे तो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट हो जाएंगे ऐड। 1 प्लस 5 6, 10 प्लस 6 16, 13 प्लस 1 14। तो ये आ जाएगा मेरे पास ए बी प्लस ए सी की वैल्यू 6 16 14। ये सेकंड इक्वेशन, या मैं इसको क्या कह सकता था, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड भी क्या है, 6 16 14। राइट हैंड साइड भी क्या है, 6 16 14। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या क्या कह सकते हो, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। और यही हम रिजल्ट प्रूव करना चाहते थे, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज नॉट नेसेसरीली कॉम्यूटेटिव। एडिशन की जब हमने बात की थी तो एडिशन में हमने कहा था कि कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, ए प्लस बी और बी प्लस ए फाइंड आउट करो सेम होता है। लेकिन मैट्रिसेस के केस में अगर आपने ए इंटू बी फाइंड आउट किया और बी इंटू ए फाइंड आउट किया तो जरूरी नहीं है सेम हो। नंबर्स की जब हम बात करते हैं, 3 इंटू 7 कहें या 7 इंटू 3 कहें, नंबर्स के केस में कॉम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। तो नंबर में ऐड करते हुए ए इंटू बी इंटू ए कहें सेम होता है। लेकिन मैट्रिसेस में हमें एक ऑर्डर बताया गया, रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन। तो वो जो रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसमें अगर आपने पहले ए लिखा फिर बी लिखा, ए इंटू बी फाइंड आउट किया या बी इंटू ए फाइंड आउट किया, तो वो जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो, मे और मे नॉट। तो इसका मतलब अगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आपसे पूछा जाता है कि क्या कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो आप क्या कहेंगे, नहीं करेगा, कि कॉम्यूटेटिव लॉ नॉट नेसेसरीली कॉम्यूटेटिव। इसके लिए हमारे पास 3 केस डिफाइन होते हैं। अगर ए और बी 2 मैट्रिसेस हैं तो डिफरेंट केस है कि ए और बी जो है और बी इंटू ए फाइंड आउट किया तो वो इक्वल होंगे या नहीं होंगे। होंगे की कोई कंडीशन नहीं होती कि होंगे, मे और मे नॉट बी वाला पार्ट होता है। तो केस 1 कह रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए बी एग्जिस्ट बट बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। भाई 2 मैट्रिसेस को आपने मल्टीप्लाई किया, हो सकता है ए इंटू बी तो आप फाइंड आउट कर पाओ, बी इंटू ए फाइंड आउट ही नहीं कर पाओ, क्योंकि बी इंटू ए फाइंड आउट करने के लिए बी के नंबर ऑफ कॉलम्स और ए के नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं होंगे तो बी ए डिफाइंड ही नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस केस में भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ए बी और बी ए इक्वल नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, द प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी एग्जिस्ट करता है बट बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसके लिए हमने क्या ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मान लो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, एम बाई एन, और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, एन बाई पी। और साथ में हम ये कह देते हैं कि जो एम है वो पी के इक्वल नहीं है, या एम इज अदर देन पी। तो अगर आप ए इंटू बी फाइंड आउट करोगे, जब इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटू बी जब फाइंड आउट करोगे तो आप देख रहे हो पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं। तो इसका मतलब ए इंटू बी आप फाइंड आउट कर पाओगे, और ए इंटू बी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, एम बाई पी। यही कह रहे हैं, देन ए बी इज ऑफ ऑर्डर एम बाई पी। ए बी
मैट्रिक्स आप फाइंड आउट कर पाओगे जिसका ऑर्डर m बाई p होगा, लेकिन आप b इंटू ए नॉट डिफाइंड होगा, b इंटू ए नॉट डिफाइंड होगा। क्यों? क्योंकि b के नंबर ऑफ कॉलम्स और a के नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स इन b इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन a। यानी इसका मतलब ए बी तो डिफाइंड है लेकिन बी ए डिफाइंड ही नहीं है, और जब डिफाइंड ही नहीं है तो वो ए बी के इक्वल कैसे हो जाएगा? इसका मतलब ए बी और बी ए इक्वल नहीं होंगे इस केस में। सेकंड केस क्या करें, प्रोडक्ट ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट करते हो लेकिन दोनों का ऑर्डर सेम ना हो। भाई आपने ए इंटू बी फाइंड आउट किया, बी इंटू ए फाइंड आउट किया, अगर उनके ऑर्डर सेम नहीं है, एक का ऑर्डर 2/2 है, एक का ऑर्डर 3/3 है, तो इसका मतलब वो इक्वल हो ही नहीं सकते। यानी इक्वल कब नहीं हुए? जब दोनों का ऑर्डर सेम नहीं आएगा। ए बी और बी ए डिफाइंड तो हो लेकिन दोनों का ऑर्डर सेम ना हो। जैसे यहाँ कह रहे हैं फॉर एग्जांपल, अगर एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर m बाई n है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर m बाई n है और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर n बाई m है, और साथ में हम कह रहे हैं कि m और n इक्वल नहीं है, m और n इक्वल नहीं है, तो जो आप ए बी फाइंड आउट करोगे, ए बी जो फाइंड आउट करोगे मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या आएगा? ए बी में पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं, तो जो ए बी मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा? m बाई m। और जो आप बी ए फाइंड आउट करोगे, बी ए मैट्रिक्स, बी ए जो मैट्रिक्स फाइंड आउट करोगे उसका ऑर्डर क्या आएगा? बी ए में पहले क्या है? n बाई m, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर, और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? m बाई n। तो पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज इक्वल है, तो बी ए का जो ऑर्डर आएगा वो n बाई n आ जाएगा। तो यानी ए बी का ऑर्डर क्या है? m बाई m, और बी ए का ऑर्डर क्या है? n बाई n, और दोनों के ऑर्डर डिफरेंट है। जब ऑर्डर डिफरेंट है तो इक्वल का मतलब ही नहीं बनता। टू मैट्रिसेस इक्वल तभी होते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर एलिमेंट सेम हो। तो इसका मतलब जब इनके ऑर्डर ही डिफरेंट हैं तो इक्वल होने का क्वेश्चन ही नहीं बनता, ये कभी भी इक्वल होंगे ही नहीं। अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर डिफरेंट है तो वो कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकते, तो इसका मतलब इस केस में वो इक्वल नहीं होंगे। एक पॉसिबिलिटी क्या बनाई कि जिसमें ए बी तो एग्जिस्ट करता है लेकिन बी एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनाई? ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करेंगे लेकिन दोनों के ऑर्डर क्या हो? डिफरेंट हो। तीसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि दोनों के ऑर्डर सेम हो। अगर दोनों के ऑर्डर सेम है तब भी जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए इक्वल हो। उस केस में भी ए बी और बी ए जब फाइंड आउट करोगे तो वो उस केस में इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी। लेकिन ये जो दो केसेस हमें यहाँ डिफाइन किए गए हैं, इन टू केसेस में तो ऑलवेज ए बी और बी ए कभी भी इक्वल नहीं होते। जो थर्ड केस है उसमें ए बी और बी ए दोनों का ऑर्डर सेम होगा लेकिन इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। ए बी इज इक्वल टू बी ए मे और मे नॉट बी। सो केस थर्ड में क्या करें? द प्रोडक्ट्स ए बी बी ए बोथ एग्जिस्ट, ए बी और बी ए बोथ एग्जिस्ट करेंगे, सेम ऑर्डर के होंगे, दोनों का ऑर्डर सेम होगा लेकिन ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो हम एक ऐसा एग्जांपल चाहते हैं जिसमें ए बी और बी ए दोनों मैट्रिसेस ऑर्डर सेम हो लेकिन वो मैट्रिसेस सेम ना हो, ए बी और बी ए सेम ना हो। तो वी इलस्ट्रेट दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ए मैट्रिक्स ले लिया हमने 1 1 0 0, 2/2 ऑर्डर का है। बी एक मैट्रिक्स ले लिया 1 0 0 0, ये भी 2/2 ऑर्डर का है। अगर आप ए और बी दोनों के ऑर्डर क्या है? 2/2। तो अगर आप ए बी और बी ए इंटू बी और बी इंटू ए फाइंड आउट करोगे तो उनका ऑर्डर भी क्या आएगा? 2/2। दोनों ए बी और बी ए दोनों का ऑर्डर क्या आएगा? 2/2, लेकिन दोनों इक्वल नहीं आएंगे। तो पहले आप ए बी सॉल्व करोगे तो ए बी के लिए क्या क्या लिखोगे? पहले ए मैट्रिक्स फिर बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ये सॉल्व किया है। कैसे करोगे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 1 इंटू 0 1 इंटू 0 0 आ जाएगा। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, जब यहाँ 0 है तो मल्टीप्लाई करो या ना करो, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, जो यहाँ लिखा हुआ है। इसका एक्सप्लेनेशन गिवन है, आप चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हो। ये आपके पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। हमने क्या फाइंड आउट किया? ये ए बी। अब क्या फाइंड आउट करेंगे? बी ए। बी ए पहले मैट्रिक्स बी लिखेंगे फिर मैट्रिक्स ए लिखेंगे। तो अब देखो क्या करोगे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 1 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो को
सेकंड कॉलम से। जब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करोगे तो 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, यानी 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। फिर दोनों 0 हैं तो 0 इंटू समथिंग 0 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। ये मेरे पास रिजल्ट 2 है या एक्सप्लेनेशन। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर एलिमेंट है ये सेम नहीं है, और सेम नहीं है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, यानी जो ए बी और बी ए है वो सेम नहीं होंगे। तो ये एक एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल और भी करते हैं जिसमें ए बी और बी ए इक्वल नहीं आएंगे। कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में समटाइम होल्ड्स फॉर मैट्रिसेस। यहाँ जो एग्जांपल ले रहे हैं, पहला जो एग्जांपल हमने लिया था उसमें हमने कहा था ए बी और बी ए इक्वल नहीं है। यहाँ जो एग्जांपल ले रहे हैं इसमें ए बी और बी ए इक्वल आएंगे, यानी इसका मतलब क्या है, ए बी और बी ए जो है वो डिपेंड करेगा कि ए और बी मैट्रिसेस क्या है। कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि देखते ही हम बता पाए कि इसमें ए बी और बी ए इक्वल आएंगे। वो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करने के बाद पता चलेगा कि ए बी और बी ए उस क्वेश्चन में इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो जैसे उस एग्जांपल में नहीं थे, लेकिन इसमें आ जाएंगे हमारे पास। ये ए और बी मैट्रिसेस लिए हमने, ए बी फाइंड आउट किया, ए इंटू बी सॉल्व करोगे, करना आता है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे, 1 इंटू 0 0 इंटू 1 0 आ जाएगा, 1 इंटू 1 0 इंटू 0 1 आ जाएगा। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे, 0 इंटू 0 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करोगे तो ये इक्वेशन 1 आ जाएगी। इसी वे में बी ए फाइंड आउट करोगे, कर सकते हैं। तो बी और ए क्या करोगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, 0 इंटू 1 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करोगे, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 1 आ जाएगा। अब ये करने के बाद क्या करोगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे, सेकंड रो को 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0 1 आ जाएगा। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करोगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करोगे, 1 इंटू 0 0 इंटू 1 0। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों मैट्रिसेस सेम है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या आ गया, ए इंटू बी और बी इंटू ए सेम है। मतलब ए इंटू बी और बी इंटू ए मे और मे नॉट बी इक्वल, और मे और मे नॉट बी इक्वल इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम क्या कहते हैं कि कॉम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता। लेकिन ये एक अच्छा रिजल्ट है हमारे पास, इस रिजल्ट के केस में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। क्या कह रहे हैं, द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर इज कॉम्यूटेटिव। मतलब सेम ऑर्डर के अगर दो डायगोनल मैट्रिसेस हैं, सेम ऑर्डर के अगर दो डायगोनल मैट्रिसेस है तो उसमें आप ए बी फाइंड आउट करो या बी ए फाइंड आउट करो, वो हमेशा इक्वल आएगा। इस केस में आप कह सकते हो कि हमेशा कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। नेक्स्ट जो रिजल्ट है, नेक्स्ट रिजल्ट इसमें क्या कह रहे हैं, जनरली जब आप नंबर्स में बात करते हो तो अगर टू नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, अगर a इंटू बी 0 है तो हम कहते हैं कि दोनों में से एक नंबर 0 होगा। 3 इंटू 5 5 इंटू 7, नॉन जीरो नंबर का प्रोडक्ट कभी भी 0 नहीं होता। लेकिन मल्टीप्लीकेशन बड़ा अच्छा रिजल्ट है। मल्टीप्लीकेशन के केस में अगर दो नॉन जीरो, दो मैट्रिसेस नल मैट्रिक्स नहीं है तो उनका जो प्रोडक्ट लेंगे वो प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ सकता है। तो नॉन जीरो मैट्रिसेस जो नल मैट्रिसेस नहीं है उनका प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स आ सकता है। बड़ा अच्छा रिजल्ट है। द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी ए नल मैट्रिक्स इवन इफ नाइदर ऑफ देम इज ए नल मैट्रिक्स। जैसे ये आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, ये एक मैट्रिक्स बी है, ये मैट्रिक्स ए और बी मैट्रिक्स, दोनों में से कोई भी नल मैट्रिक्स नहीं है। नल मैट्रिक्स तब होता जब यहाँ पे भी 0 होता। दोनों में से कोई भी नल मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन अगर इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे आप ए बी, सॉल्व करोगे, कैसे करोगे, 0 3 0 0 2 0 0 0, इनको मल्टीप्लाई करोगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 0 आ जाएगा। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 0 आ जाएगा। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 0 आ जाएगा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 0 आ जाएगा। यानी 0 0 0 0। ध्यान रखना ये 0 और ये 0 अलग है, ये O है, O कैपिटल O नल मैट्रिक्स। यहाँ की 0
और यहाँ की जीरो अलग नजर आनी चाहिए पेपर में। ये नंबर का जीरो है, जो 0 1 2 3 4 काउंटिंग में जीरो आता है वो ये जीरो है, और ये जो है ये मेरा नल मैट्रिक्स है, कैपिटल ओ, क्योंकि मैट्रिसेस को आप हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी, तो ये कैपिटल ओ है, ध्यान रखेंगे, डिफरेंस नजर आना चाहिए। नेक्स्ट है, शो विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल दैट कि ए बी इज इक्वल टू ओ जीरो मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी ए व्हेन नाइदर ए नॉर बी इज ए जीरो मैट्रिक्स। ए बी भी फाइंड आउट करो और बी ए भी फाइंड आउट करो, दोनों नल मैट्रिक्स आ जाए, नाइदर ए नॉर बी इज ए नल मैट्रिक्स। तो ये एग्जांपल है, इसमें मैट्रिक्स ए आपने लिया 1 -1 -1 1 और बी मैट्रिक्स लिया 1 1 1 1। आप इसमें ए बी फाइंड आउट करो, ए बी क्या करोगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से पहले ए लिखोगे फिर बी लिखोगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स आ जाएगा। ए और बी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन इनका प्रोडक्ट ए बी क्या है, नल मैट्रिक्स। अब आप बी ए फाइंड आउट करोगे, बी ए में पहले बी मैट्रिक्स लिखोगे, पहले बी मैट्रिक्स लिखेंगे फिर ए मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, नल मैट्रिक्स। तो क्या हुआ, इट इज क्लियर दैट ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, बी ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। वी कैन नॉट कंक्लूड दैट आइदर ए इज नल मैट्रिक्स और बी इज नल मैट्रिक्स। हम ये नहीं कह सकते कि अगर a इंटू बी जीरो है तो या तो इधर a जीरो होगा या b जीरो होगा, मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं होंगे, मे और मे नॉट बी। तो ये अच्छा एग्जांपल है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है, गिव एन एग्जांपल इन विच a एंड b आर नॉन जीरो मैट्रिसेस बट देयर प्रोडक्ट इज नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट रिजल्ट, प्रूव बाय गिविंग एन एग्जांपल b और c इक्वल नहीं है, बी और सी इक्वल नहीं है, लेकिन अगर ए से मल्टीप्लाई करें तो हो जाए ए बी और ए सी इक्वल। नंबर्स के केस में ऐसा नहीं होता, मैट्रिसेस के केस में ऐसा हो सकता है कि दो मैट्रिसेस इक्वल नहीं है, लेकिन कोई एक तीसरा मैट्रिक्स ऐसा आ जाए जिससे उन दोनों को मल्टीप्लाई करें और वो वाली जो प्रोडक्ट से जो मैट्रिक्स आएगा, ए बी और ए सी जो मैट्रिसेस आएंगे वो इक्वल आ जाए। तो इसके लिए भी एक एग्जाम्पल है, ये मैट्रिक्स ए बी और सी, आप देख रहे हो इसमें बी और सी मैट्रिसेस इक्वल नहीं है, यहाँ 5 है यहाँ 2 है, यहाँ 5 है यहाँ 2 है, इक्वल नहीं है, यहाँ इक्वल नहीं है। लेकिन अगर आप a इंटू बी फाइंड आउट करोगे, a इंटू बी कैसे करते हो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 इंटू 5 1 इंटू 2, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 1 इंटू 2 1 इंटू 5, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 1 इंटू 5 1 इंटू 2, फर्स्ट सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, सॉल्व करोगे तो ये 7 7 7 7 आ गया। ये क्या है हमारे पास, ए बी। अब आप क्या फाइंड आउट करोगे, ए सी, पहले मैट्रिक्स ए और फिर मैट्रिक्स सी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, मल्टीप्लाई कर लो, ये भी क्या आ जाएगा 7 7 7 7। इसका मतलब ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब क्या कह दोगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी ऑल्दो बी इज नॉट इक्वल टू सी। बड़े अच्छे एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये रिमार्क जो है वो भी अच्छा है, ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m बाई n है, तो जनरली हम क्या कहते हैं कि 1 इंटू 3 1 नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स ए आ जाता है। लेकिन जनरली हम आई लिखते हैं, हम लिखते हैं आई ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए आई। लेकिन अच्छी बात है कि अगर हम उसको उसके ऑर्डर के साथ मेंशन करें, यहाँ मैंने ऑर्डर नहीं मेंशन किया कि आई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, अगर नहीं पता तो हम ये लिख के काम चला लेते हैं। लेकिन अगर हमारी थोड़ी सी नॉलेज ठीक है तो हम इसमें आई के साथ, देखो यहाँ m लिखा है और यहाँ n लिखा है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि हमने a जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या का है, m बाई n, तो a मैट्रिक्स का ऑर्डर m बाई n है, a मैट्रिक्स का ऑर्डर m बाई n है, तो उसको मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ,
तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर m बाई m होगा तभी तो पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे। पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे तभी तो मैं मल्टीप्लाई कर पाऊंगा, और मल्टीप्लाई करूंगा तो एक मैट्रिक्स सेम आ जाएगा ये, और उसका ऑर्डर क्या होगा m बाई n। अब मैंने यहाँ a लिखा है m बाई n और यहाँ i n लिख रहे हैं, i n का मतलब n बाई n। अब पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज इक्वल हो गए, पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज इक्वल हो गए, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मैट्रिक्स भी किस ऑर्डर का आएगा, m बाई n ऑर्डर का, यानी मैट्रिक्स a ही आएगा। लेकिन अगर हमें पता है तो m a मैट्रिक्स के पहले लेफ्ट साइड में a लिख रहे हैं तो उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होगा जितने a मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज होंगे। अगर हम a के राइट साइड में पोस्ट फैक्टर है तो i n लिख रहे हैं तो m a ऑर्डर के जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, a जो मैट्रिक्स है उसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वही ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होगा, मतलब n बाई n ऑर्डर होगा। बड़ा अच्छा रिजल्ट है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस रिजल्ट को ध्यान रख सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है। क्या कहा गया है, फाइंड मैट्रिक्स एक्स वाई जेड यू, यानी कहीं से अगर हम एक्स वाई जेड यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लें और उनको यहाँ पुट कर दें तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। उसके लिए क्या कह रहा है, सच दैट कि इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करें और इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करना सबको आता है बच्चे बच्चे को। क्या, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, क्या होगा 5 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू जेड, यानी 5x माइनस 7z। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करोगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से क्या करोगे 5 इंटू वाई माइनस 7 इंटू यू। ये अब हमने फर्स्ट रो का काम कंप्लीट। अब हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से माइनस 2x प्लस 3z, माइनस 2x प्लस 3z। अब हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, यानी माइनस 2y प्लस 3u इज इक्वल टू ये सेम मैट्रिक्स। और अब हमें पता है कि अगर टू मैट्रिसेस इक्वल हैं, यानी ये जो टू मैट्रिसेस हैं ये टू मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो जो कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर एलिमेंट होते हैं वो सेम होते हैं, यानी 5x माइनस 7z इज इक्वल टू माइनस 16, 5x माइनस 7z इज इक्वल टू माइनस 16 इक्वेशन नंबर 1। फिर 5y माइनस 7u इज इक्वल टू माइनस 6, 5y माइनस 7u इज इक्वल टू माइनस 6। फिर माइनस 2x प्लस 3z इज इक्वल टू 7, माइनस 2x प्लस 3z इज इक्वल टू 7 एंड लास्ट इज माइनस 2y प्लस 3u इज इक्वल टू 2। ये हमारी 4 इक्वेशंस आ जाती हैं x, y, z एंड u की फॉर्म। और इन 4 इक्वेशंस को सॉल्व करके आप x, y, z और u की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और उनको यहाँ पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। देखें यहाँ मेरे पास यहाँ 5 है और यहाँ माइनस 2 है, फर्स्ट इक्वेशन में 5 है और यहाँ माइनस 2 है। अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और थर्ड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से और सेकंड इक्वेशन को 5 से, और दोनों को ऐड कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा 10x और ये माइनस 10x, 10x माइनस 10x, 5 इंटू 2 10x, 2 इंटू 5 10x, प्लस का और माइनस का कैंसिल, ये माइनस के 7z है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा माइनस 14z, और ये 3 है और 5 है, 3 और 5 15z प्लस 15z इज इक्वल टू, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 16 इंटू 2 माइनस के 32, 5 इंटू 7 35, माइनस के 32 प्लस के 35 प्लस के 3। इसका मतलब मेरे पास यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, z की वैल्यू क्या आ गई 3, और z की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं, z की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो क्या आएगा 5x माइनस 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 21 इज इक्वल टू माइनस 16, प्लस का माइनस का 21 है, राइट साइड में जाएगा तो प्लस का 21 हो जाएगा, माइनस 16 प्लस 21 यानी 5। इसका मतलब 5x इज इक्वल टू 5, और इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, z और x की वैल्यू आ गई। अब ये देखो मेरे पास यहाँ 5y है और यहाँ माइनस 2y है, ये 5y है सेकंड इक्वेशन में, ये माइनस 2y है, वही सेम मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और ऐड कर दूं तो 5 और 2 10y
-2 और 5 -10y, ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, -7u इंटू टू, -7u इंटू टू -14u, 3u प्लस 5u, 3u प्लस इंटू 5, 3u को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 15u इज इक्वल टू -6 इंटू टू -12, 2 इंटू 5 10, -12 प्लस 10, -12 प्लस 10 -2 हो जाएगा। और इसका मतलब -14u प्लस 15u है, इसका मतलब यहाँ से u की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, u की वैल्यू क्या आ गई, -2, और u की वैल्यू पुट कर दो यहाँ, क्या हो जाएगा, -2y प्लस 3 इंटू -2 -6 इज इक्वल टू 2, माइनस के 6 हैं प्लस के हो जाएंगे, तो -2y इज इक्वल टू 8, और इसका मतलब y इज इक्वल टू -4। तो ये हमारी जेड एक्स यू और y की वैल्यू आ जाएगी, उनको यहाँ पुट करते हैं, तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है 1, फिर y की वैल्यू क्या है -4, फिर u z की वैल्यू क्या है 3, और फिर u -2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ जाएगा जो फाइंड आउट करना चाहते थे, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा, या जो सॉल्यूशन यहाँ गिवन है वही है जो मैंने किया है। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट कि 1x1 और ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स और 1 2x इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करो क्या हो। तो सिंपल है, इनको मल्टीप्लाई करना है, इसको हमने एज इट इज रखा, ये मेरा क्या है 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, और ये मेरा क्या है फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 रो 1 कॉलम, तो ये 3x3 था, पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज सेम है, तो इसका मतलब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का आ जाएगा 3x1, कर सकते हो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1, 3 इंटू टू 6, 2 इंटू एक्स 2x, 1 प्लस 6 प्लस 2x, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 2 इंटू 1 2, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू एक्स 1 इंटू एक्स 1 इंटू एक्स एक्स आ जाएगा, फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से 15 इंटू 1 15, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू एक्स 2x इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स है ये। अब ये पहला मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, पहला जो मैट्रिक्स है ये 1 रो 3 कॉलम 1/3 ऑर्डर का, और अब ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है 3/1 ऑर्डर का, यानी पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो वो जो मैट्रिक्स आएगा ये और ये है, इनका ऑर्डर क्या आ जाएगा 1/1, यानी एक ही एलिमेंट आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 7 प्लस 2x 7 प्लस 2x, x इंटू 12 प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करोगे x इंटू 12 12x, x इंटू एक्स एक्स स्क्र, फिर 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 21 21 प्लस 1 इंटू 2x इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब ये जो पार्ट है एक्स स्क्र 12x प्लस 2x प्लस 2x, 12 प्लस 2 और 2 4 16, 12 प्लस 4 16 16x, 7 प्लस 21 28 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स है, ध्यान रखना ये नल मैट्रिक्स है। इसको अगर चाहो तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा कि ये 1/1 ऑर्डर का है ना, तो इसको भी हम ऐसे और लिख के दिखा दें, यहाँ कैपिटल O नल मैट्रिक्स, और यहाँ जीरो नंबर वाला जीरो 1 2 3 4 वाला जीरो, और अब टू मैट्रिसेस इक्वल हैं, और टू मैट्रिसेस इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो एलिमेंट होगा वो सेम होगा, यानी ये जो वैल्यू है इज इक्वल टू जीरो नंबर वाला जीरो, ये जो O है ध्यान रखना ये वाले O और यहाँ जो जीरो लिखोगे दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, मजा आ जाएगा अगर डिफरेंस होगा तो पेपर चेक करने वाले को या कोई अगर आपका क्वेश्चन चेक करेगा तो उसको पता होगा हाँ वाकई बच्चे को नॉलेज है, तो ये O है और ये जीरो है, अब जीरो लिख रहे हैं। और अब आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हो कैसे, यहाँ 16 है, यहाँ 1 था 1 इंटू 28 28, 16 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है, 16 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है, उनको ऐड करो तो 16 आए और सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करो तो 28 आए, ऐड करें तो 16 आए, और वो क्या बनते हैं 14 और 2, 14 में 2 ऐड करोगे तो 16, 14 इंटू 2 फाइंड आउट करोगे तो 28, तो हमने इसको एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 14x प्लस 28 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। फिर इसमें से x कॉमन आएगा x प्लस 2, यहाँ से 14 कॉमन आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, फिर दोनों में से
x प्लस 2 कॉमन, यहाँ से x रह जाएगा और यहाँ से 14, यही लिखा है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 14, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0। आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। अगर x प्लस 2 को 0 कहोगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी, x प्लस 14 को 0 कहोगे तो x की वैल्यू -14 आ जाएगी। और हमें इस क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ध्यान रखना ये x अंदर है, तो जहां भी x लिखा हुआ है वो हमने स्मॉल x लिखा है, लेकिन अगर ये पूरा मैट्रिक्स होता तो हम इसको कैपिटल X लिखते। बच्चे गड़बड़ करते हैं अक्सर इसमें, x स्मॉल है, ये O0 है, आगे जाके लास्ट में जो आया है, ये जो नल मैट्रिक्स था स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक O था, लेकिन जैसे ही इसके बाद इस स्टेप के बाद आगे जो आया है वो 0 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इजीली आप कर सकते हो, लेकिन हमें इस क्वेश्चन को मैट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व करने के लिए कहा गया है। फैमिली के मेंबर्स गिवन है और उन मेंबर्स की पर मेंबर की इनकम गिवन है, और हमें टोटल इनकम बतानी है फैमिली। तो क्या करते हैं, जितने मेंबर हैं उनकी इनकम को मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दें, तो टोटल फैमिली की इनकम पता चल जाएगी क्या है। लेकिन ये हमें मैट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व करना है, तो इसके लिए देखिए क्या कह रहे हैं। देयर आर 3 फैमिलीज, फैमिली ए कंसिस्ट ऑफ 2 men 3 women and 1 child। बी फैमिली में 2 men 1 woman and 3 children। फैमिली सी हैज 4 men 2 women and 6 children। डेली इनकम एक मैन की एक वुमेन की डेली इनकम क्या है, 20 रुपीज और 15.5 रुपीज। लेकिन जो चाइल्ड हैव नो इनकम, चाइल्ड की कोई इनकम नहीं। अच्छी बात है, लेबर चाइल्ड लेबर होनी भी नहीं चाहिए। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेट द डेली इनकम ऑफ ईच फैमिली की इनकम, डेली इनकम आप एक्चुअली कैलकुलेट कर सकते हो। भाई 2 आदमी हैं, एक की इनकम 20 रुपए है, तो 2 की कितनी होगी, 40 रुपए। 3 वुमेन है, एक की इनकम 15.5 रुपए है, तो 3 की इनकम कितनी होगी, 46.5 रुपए। आदमियों की जो इनकम थी वो 40 थी, वुमेन की इनकम 46.5 है, दोनों को ऐड किया तो 86.5 रुपए फैमिली इनकम आ गई। लेकिन हमें यहाँ इसको मैट्रिक्स की हेल्प से करना है, तो थोड़ा सा देखें क्या कह रहे हैं। द मेंबर ऑफ फैमिलीज कैन बी रिटन एज रो मैट्रिक्स। जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको हम एज ए रो मैट्रिक्स लिखेंगे, और जो फैमिली की इनकम है उसको हम एज ए कॉलम मैट्रिक्स लिखेंगे। एंड डेली इनकम ऑफ इंडिविजुअल कैन बी रिटन एज कॉलम मैट्रिक्स। तो फैमिली ए की बात कर रहे हैं, पहले फैमिली ए की इनकम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो रो मैट्रिक्स क्या होगा, फैमिली ए का रो मैट्रिक्स क्या होगा, 2 3 1। 2 मैन है, 3 वुमेन है, 1 चाइल्ड है, 2 3 1। और इंडिविजुअल इनकम के लिए तो तीनों के केस में यही मैट्रिक्स रहेगा। तो इनकम ऑफ फैमिली ए, इस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो। वही बात है, घुमा फिरा के गई है, वही है। 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 को 15.5 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, वही मल्टीप्लाई किया, 86.5 रुपीज आ गई फैमिली ए की इनकम। इसी वे में फैमिली बी की बात करेंगे, तो ऐसे ही फैमिली बी के लिए जो मैट्रिक्स बनेगा, यहाँ फैमिली बी के लिए क्या बन जाएगा, 2 1 3। यहाँ क्या लिख देंगे, 2 1 3, और ये बी मैट्रिक्स, ये इनकम मैट्रिक्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें बी के लिए फैमिली बी को लिखा मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स में 2 1 3, इनकम तो सेम है ही। इनकम ऑफ फैमिली बी कितनी हो जाएगी, इस 2 1 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 20, 1 इंटू 15.5, 3 इंटू 0, एड करोगे तो 15.5 आ गया, फैमिली बी की इनकम आ गई। फिर फैमिली सी के लिए रो मैट्रिक्स क्या बनेगा, उसमें 4 मैन है, 2 वुमेन है और 6 चिल्ड्रन है, तो 4 2 6 आ गया। इंडिविजुअल की इनकम तो गिवन ही है। टोटल इनकम ऑफ फैमिली सी की इनकम, अगर हमें पता है लिखना कैसे है तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, फैमिली और ये 4 इंटू 20 प्लस 2 इंटू 15.5 प्लस 6 इंटू 0, एड कर लो 111। तो इनकम ऑफ फैमिली सी क्या आ जाएगा, रुपीज 111। यही हमने फाइंड आउट करना है, रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वी कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक भी करें, सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे, नहीं किया तो सबसे पहले खुद सब्सक्राइब करें और फिर अपने फ्रेंड सर्कल में चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन